Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो फिर आज हमने एक टॉपिक लेकर आए हैं, नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। उसमें हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर को दो पार्ट में बांटा गया है, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन में बहुत सारा रोग आता है, उसको भी दो पार्ट में बांटे, और क्रोमोसोमल में जो होता है उसको देख लिए थे। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हमने बताया था। तो आज रहेगा हमारा पहला वीडियो सिकल सेल एनीमिया पर। किस पर रहेगा? सिकल सेल एनीमिया पर। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, सारा डिजीज़ खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद इसके बाद 6 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, तो सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में कि इसका नाम कैसे पड़ा। सिकल सेल एनीमिया इसका नाम क्यों रखाया? कोई भी रोग होता है उसके पीछे नाम का उसका एक रीज़न होता है। क्या होता है? उसका एक रीज़न होता है। तो इसका नाम सिकल सेल एनीमिया क्यों पड़ा ये भी जानते हैं। और इसके लास्ट में आ रहा है एनीमिया। ये आप लोगों को सुना लग रहा होगा, सुना लग रहा होगा एनीमिया क्या होता है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का हिंदी अर्थ होता है रक्त अल्पता। क्या होता है? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का कहने का मतलब क्या हुआ? रक्त की कमी। ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या कम हो जाती है? आरबीसी की संख्या। अब ये आरबीसी क्या है? आरबीसी तो सेल है, जैसे कि ब्लड में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो अगर जो ब्लड से आरबीसी की संख्या कम जाए तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। लेकिन ये नया सा रोग सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसी को तो समझना है। तो पहला तो ये जान चुके हैं कि ये कैसा रोग है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज़ है। कैसा डिजीज है? जेनेटिक डिजीज है। तो बिना देरी के इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, इस डिजीज़ के बारे में कैसे कैसे पढ़ेंगे, इसके कैसे स्टेप पूरा होगा। सबसे पहले इसके जेनेटिक के बारे में बताएंगे, डिजीज़ के जेनेटिक के बारे में, कि कैसे इसका जीन बनता है, कैसे एलील बनता है। ठीक है, और इसके लक्षण को देखेंगे कि इस रोग का लक्षण क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत देख लेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, और लास्ट में देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इससे कौन कौन से सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान लगा के बस 20 मिनट ध्यान लगाओ हमारे साथ, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले इस रोग को समझने से पहले आपको आरबीसी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, क्या है? पिगमेंट है। उसी के वजह से ब्लड लाल होता है। क्या होता है? ब्लड यानी कि खून लाल होता है। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ है? आरबीसी में होता है, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड सेल क्या है? खून का ही तो सेल है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सीखते हैं। किसका स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तभी ये सब समझ में आएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले आ रहा है इसमें हीम। क्या आ रहा है? हीम। एक तो आ रहा है हीम और दूसरा आ रहा है ग्लोबिन। देखो तो इसका नाम में ही आ रहा है हीम और ग्लोबिन। ऐसा लग रहा है कि दो पार्ट से मिलकर बना है, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। तो हीम क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और हीम होता है, हीम देखो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, चेन से और आयरन से। किससे? देखो इसमें दो चीज़ होता है, चेन आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। और पोरफायरिन रिंग होता है। क्या होता है? पोरफायरिन रिंग होता है। तो आयरन जो होता है सेंटर में होता है। आयरन कहाँ होता है? सेंटर में। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
आयरन को कर दो सेंटर में यानी कि बीच में। अब आपको भी पता होगा कि आयरन का संकेत क्या है, सिंबल क्या है, Fe। क्या है? Fe। तो आयरन सेंटर में होगा और इसके साइड में 2 गो रिंग होगा। क्या होगा? 2 2 4 गो रिंग होगा। और ये चारों एक जैसे रिंग नहीं होते हैं, 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। यहाँ पर पता है ना कि चेन होता है और आयरन होता है। तो चेन 2 गो होता है, 2 गो अल्फा चेन और 2 गो बीटा चेन, दोनों अलग अलग। तो इस साइड वाला 2 गो अल्फा चेन हो जाएगा, इस साइड वाला दोनों बीटा चेन हो जाएगा। चाहे जैसे भी कर लो, इसको बीटा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में सेंटर में होने वाला है आयरन और इसके दोनों साइड होते हैं, चारों साइड होते हैं इसके चेन। कौन कौन से? 2 गो अल्फा चेन और 2 गो बीटा चेन, 2 गो अल्फा चेन, 2 गो बीटा चेन। तो ये होता है हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। और यही हमारे आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। ओके, अब इसके बाद समझते हैं इस रोग के बारे में। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और जानते हैं नॉर्मल में आरबीसी का आकार क्या होता है? जब हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड होते हैं, नॉर्मल आरबीसी होता है, तो नॉर्मल आरबीसी का आकार होता है बाइकॉनकेव। क्या आकार होता है? बाइकॉनकेव, उभियावतल, इसको हिंदी में बोलते हैं उभियावतल, ठीक है। लेकिन जब ये सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तब उस आरबीसी का आकार क्या वैसा रहेगा? नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तभी तो इसका नाम पड़ा है। तो आगे बने रहिए, इसी वीडियो में बताएंगे। तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। तो आइए जानते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये देखो हम बनाए हैं एक गुणसूत्र। क्या बनाए हैं? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में क्या होता है? इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, जीन में एलील होता है। तो एक जीन में 2 एलील होता है बेसिकली। तो यहाँ पर 2 जीन बनाए हैं, एक डीएनए में 2 जीन होता है तो बनाए हैं। एक जीन है जिसका नाम है HBB। क्या नाम है? HBB। HB क्यों दिए? HB का होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HB लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर HBB लिया गया। जीन का नाम, ये किसका नाम है? जीन का नाम है। तो दोनों जीन सेम होगा, एक ही डीएनए पे दोनों जीन क्या होगा? सेम होगा। तो इस साइड भी HBB है, इस साइड भी HBB है। तो ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। अब जीन क्या करेगा? जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो जीन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा? बीटा सब यूनिट का। कौन सा प्रोटीन बनाएगा? बीटा सब यूनिट का। अभी बताए थे कि हीमोग्लोबिन में 2 चेन होता है, 2 गो बीटा चेन और 2 गो अल्फा चेन। लेकिन यहाँ पर जो HBB वाला जीन है, ये कौन सा चेन बना रहा है? कौन सा प्रोटीन बना रहा है? बीटा सब यूनिट का प्रोटीन बना रहा है। किसका बना रहा है? बीटा सब यूनिट का, वो भी नॉर्मल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? नॉर्मल प्रोटीन। अब ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा तो यही नॉर्मल प्रोटीन तो हीमोग्लोबिन बनाएगा, यही नॉर्मल प्रोटीन तो हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये क्या है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अभी हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखे थे। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और इसको कौन बना रहा है? तो ये नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, नॉर्मल बीटा चेन बना रहा है। और इस बीटा चेन को कौन बना रहा है? ये HBB वाला जीन बना रहा है। ओके, अब यही जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये कहाँ रहता है? आरबीसी के अंदर। कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। और उस आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। कैसे शेप होता है? बाइकॉनकेव। इसका आकार होता है उभियावतल, हिंदी में बोले तो उभियावतल। लेकिन अब आगे देखते हैं कि मान लो इस जीन में या इसके जीन के एलील में कुछ म्यूटेशन हो जाए। बताए थे कि क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन हो जाए तो मान लो एक एलील इसका चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, इसलिए इसके सर पर HB से क्या हुआ? हीमोग्लोबिन। HB शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। और A मतलब नॉर्मल, ऐसे ही ये नाम दे दिया अलग सा, A लिख दिया मतलब नॉर्मल हो गया, ठीक है। N भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, N भी लिखा सकता है, ठीक है, जो मर्जी है वो लिख दो। चलो ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पर एक ले लिए हम HbA। HbA मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन ले लिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का एलील ले लिए। और एक लिए HbS। क्या लिए? HbS। अब ये HbS क्या है? ये कैसा जीन, ये कैसा एलील है? ये कैसा एलील है? तो यस
यस नाम आया मतलब सिकल सेल एनीमिया, मतलब सिकल सेल एनीमिया मतलब कि जो पहले था वो नहीं है, अब वो म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया है। अब म्यूटेशन क्या होता है इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं। डीएनए के जीन के सीक्वेंस में बदलाव होना ही म्यूटेशन कहलाता है, याद कीजिए। तो उसी के जीन में तो सीक्वेंस में चेंजिंग हो रहा है, वही तो बोले इसके जगह पर कुछ और आ जाए, इसके जगह पर कुछ और आ जाए, कुछ चेंजिंग हो जाए, उलट पुलट हो जाए तो हो सकता है। तो यहाँ पर पहले से था HBB वाला, अब आ गया HPS वाला, तो चेंजिंग हो गया। चेंजिंग हो गया तो रोग हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। अब ये एलील क्या करेगा? ये एलील भी प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। एलील का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो ये फिर से प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन बनाता है बीटा सब यूनिट का ही बनाता है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोटीन बना रहा था, ये एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा है। अब इसका क्या लोचा है भाई साहब? जी हाँ, ये नॉर्मल प्रोटीन मतलब सामान प्रोटीन बना रहा था, बढ़िया अच्छा सा, लेकिन ये एबनॉर्मल असमान प्रोटीन बना रहा है, जैसे तैसे। देखो सब प्रोटीन एक जैसा था, तो समान प्रोटीन। इसका प्रोटीन देखो जैसे तैसे है, तो असमान प्रोटीन। अब ये असमान प्रोटीन है, तो ये जो इससे हीमोग्लोबिन बनेगा तो असमान हीमोग्लोबिन बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर देख रहे थे नॉर्मल प्रोटीन से नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो असमान। एबनॉर्मल प्रोटीन से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, असमान प्रोटीन से असमान हीमोग्लोबिन। तो असमान हीमोग्लोबिन बीटा सब यूनिट देखो जैसे तैसे बन गया, इसमें बहुत अच्छा से बनल था, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, लेकिन ये नॉर्मल तो है नहीं। कैसा है? एबनॉर्मल है। अब नॉर्मल में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था वो आरबीसी में रहता था, और उस आरबीसी नॉर्मल आरबीसी का शेप था बाइकॉनकेव। कैसा शेप था? बाइकॉनकेव। लेकिन अब तो नॉर्मल रहा नहीं, सभी जगह एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल हो गया मतलब असमान हो गया। क्या हो गया? असमान हो गया। तो असमान हो गया तो इसके आरबीसी का शेप, ये हीमोग्लोबिन जिस आरबीसी में रहेगा उस आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव ना होकर सिकल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा। अब सिकल शेप कैसा होता है? ऐसा। सिकल शेप कैसा होता है? ऐसा, हंसुए की आकार का। वो गांव वगैरह में महिला लोग जाती है ना घास काटने के लिए, हंसुआ ना होता है इस तरीके से, ऐसे से जो घास काटती है उससे, उसी आकार का हो जाता है। उसी का अर्थ होता है सिकल सेल, सिकल शेप्ड। क्या होता है? सिकल शेप्ड। तो इस आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा? सिकल शेप्ड हो जाएगा। और शायद इसी के नाम पर इस रोग का सिकल सेल एनीमिया रखा गया है। क्या रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया। तो चलो सिकल सेल तो समझ में आ गया, अब इस नाम में एनीमिया क्यों लगाया है? एनीमिया तो रक्त की कमी को कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, एनीमिया क्या कहते हैं? रक्त की कमी को कहते हैं। और ये क्या बदल दे रहा है? आरबीसी के आकार को ही बदल दे रहा है, आरबीसी के प्रोटीन को ही बदल दे रहा है, उसके जो हीमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर को ही बदल दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारे शरीर में अभी कोई प्रकार का रोग नहीं है, तो हम जब श्वास ले रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है? हीमोग्लोबिन के सहारे हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे ब्लड में मिलकर। तो ये आरबीसी में जाता है, आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैलाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन ही खराब हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हीमोग्लोबिन क्या हो गया? आसमान हो गया, खराब हो गया। नॉर्मल था तो इसका शेप ऐसा था आरबीसी का शेप, लेकिन ये खराब हो गया। क्या हो गया? असमान हो गया। इसीलिए तो इसका शेप भी गड़बड़ा गया है। आरबीसी का शेप ऐसा होता है, लेकिन कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको एनीमिया भी बोला गया है। मतलब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी तो ऑक्सीजन कम लेने लगेगी, ऑक्सीजन कम ले लेने लगेगी। हीमोग्लोबिन का क्षमता है ऑक्सीजन को लेने का, और हीमोग्लोबिन खराब हो गया, 30% हीमोग्लोबिन खराब हो गया, तो 70% से कितना ऑक्सीजन जाएगा? एक है 100% से ऑक्सीजन जा रहा है, एक है 70% से ऑक्सीजन जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अब इसके बाद जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या चेंजिंग होता है, जो डीएनए लेवल पर होता है, डीएनए लेवल पर क्या चेंजिंग होता है। तो इसको फिलहाल रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं।
वी आर मूविंग अहेड, क्या अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि डीएनए का डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको भी पता होगा। डीएनए इस तरीके से होता है, तो ये 2 धागा है इसमें कि नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। एक होता है 5 डेज से 3 डेज और एक होता है 3 डेज से 5 डेज। तो ये उल्टा ऐसे क्यों होता है? एक इस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की ओर, तो 5 डेज से 3 डेज हो जाएगा, और एक नीचे ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 5 से 3 हो जाएगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर 5 डेज से 3 डेज क्या है, जस्ट इसके अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है, कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। तो फिलहाल डबल स्टैंडर्ड को हम ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस डीएनए के धागे को सीधा कर दिए यार, क्या कर दिए? सीधा कर दिए। ये दोनों धागा को पकड़ के सीधा कर दिए, लो ठीक है। अब एक और बना लो, ये करो, एक और बना लो। अब इसमें हम कुछ नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। क्या, कैसा नाम? देखो, HbA, HbS। अब इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? HbA का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन कैसा है? नॉर्मल है। और HbS का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, ये सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है। ओके, ठीक है। तो डीएनए से क्या होता है? डीएनए से क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? mRNA बनता है। क्या बनता है? mRNA। इस तरीके से डीएनए से क्या बनता है? mRNA। तो इस वाले डीएनए से भी क्या बनेगा? mRNA बनेगा, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस mRNA पर कुछ सीक्वेंस होता है, क्या होता है? सीक्वेंस होता है। इस mRNA पर क्या होता है? कुछ सीक्वेंस होता है। अब ये सीक्वेंस क्या है? GAG, GUG, गग, ये क्या है? गैग क्या है? तो इसको मिला के नहीं पढ़ना, ये अलग अलग है। जी से ग्वानिन होता है, ऐसे एडिनोनिन होता है, एडिनोसाइन, ठीक है। ग्वानिन होता है, यूरोसिल होता है, यू से यूरोसिल होता है। तो ये सब क्या है? इसका अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, इसके छठा चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर है, तो इसके बारे में अब बढ़िया से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपको 3 वो सीक्वेंस याद नहीं हो सकता है क्या? GAG और GUG, बस हो गया, काम खत्म। ये क्या है, इसके बारे में अगले चैप्टर में डिटेल से बताएंगे। अब ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, ये भी डीएनए है। ये डीएनए से क्या बना? mRNA बना। ये भी डीएनए से क्या बना? mRNA बना। तो डीएनए से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बन रहा है? mRNA बन रहा है। क्या बन रहा है? mRNA। ये भी क्या है? mRNA है। तो डीएनए से mRNA बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब इस mRNA से, अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या बनेगा? इसके आगे बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। इसके आगे क्या बनेगा? प्रोटीन। इसके आगे क्या बनेगा? प्रोटीन। तो अब mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इस चैप्टर में क्यों घुसा रहे? घुसा नहीं रहे हैं, इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता दे रहे हैं कि आखिर में होता क्या है। तो डीएनए से पहला स्टेप होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा mRNA बनेगा, और mRNA से प्रोटीन बनेगा। कौन से प्रोसेस द्वारा? ट्रांसलेशन द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसलेशन द्वारा। और प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तो इस तरीके से मान लो अमीनो एसिड है, ये क्या है? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का चेन है, ये इसका चेन है, अमीनो एसिड का चेन है। ये बीच में लाइन पार देते हैं, ये इसका है, वो उसका है, अलग अलग, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वाला है और ये सिकल सेल वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखें डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, और प्रोटीन बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलता है तब एक प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन कहने का मतलब प्रोटीन का एक अणु बनता है, एक मोलिक्यूल बनता है। जब 20 मिलता है, ऐसे सब 20 अमीनो एसिड मिलता है, तो ये क्या बनाए हम, ऐसे करके क्या बनाए, ये अमीनो एसिड बनाए। क्या बनाए? अमीनो एसिड बनाए। तो जो हीमोग्लोबिन का अमीनो एसिड का चेन है, क्या है? हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड का चेन, वो भी कैसा? नॉर्मल। ये कैसा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड का चेन है, तो इसमें 20 अमीनो एसिड का चेन होगा। कितना होगा? 20 अमीनो एसिड का चेन होगा। तो उतना नहीं बनाए, क्या उतना सर काम ही नहीं है। लेकिन हमको ज़रूरत है छठा पोजीशन का। कौन से पोजीशन का? तो नंबर गिन लेते हैं, 1 3 4 5 6, ठीक है, और लिख लो 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या, इधर भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो रहे मर्जी बनाते जाओ 20 तक। लेकिन हमको काम सिर्फ छठा पोजीशन से। किससे? छठा पोजीशन से। या फिर सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, कौन सी चेंजिंग होता है, जो कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, उसका जो छठा पोजीशन है, कौन सा पोजीशन? छठा स्थान। ये वाले स्थान में जो अमीनो एसिड होता है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर लिख देते हैं, ग्लूटामिक एसिड। किसका? नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। किसका? नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन बनेगा, उसके अमीनो एसिड का जो चेन है, उसके छठा अमीनो एसिड में क्या था? ग्लूटामिक एसिड था। क्या था? ग्लूटामिक एसिड था। लेकिन जो ये क्या हुआ, हीमोग्लोबिन क्या हुआ, सिकल सेल हो गया। क्या हो गया? सिकल सेल हो गया। तो ये जो सिकल सेल हो गया, तो ये जो सिकल सेल हो गया, तो इसके छठा में क्या है, इसका छठा में क्या रह गया, देखो इसको ध्यान से। इसमें है ग्लूटामिक एसिड। इसमें क्या है? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इसमें आ जाएगा वेलिन। क्या आ जाएगा? वेलिन। बस यही चेंजिंग होता है सिकल सेल एनीमिया में। और यही आपको याद भी रखना है कि नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो भी हीमोग्लोबिन बनाने वाला प्रोटीन है, इसी प्रोटीन से तो हीमोग्लोबिन बन रहा है। हीमोग्लोबिन ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन कैसे बनता है? 20 छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन के अणु बनते हैं। उसी 20 में से जो छठा नंबर पोजीशन है, सिर्फ छठा, सबका याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ छठा याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के चेंजिंग से वजह से हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसके छठा पोजीशन का नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है कोई व्यक्ति को, तो उसके हीमोग्लोबिन का जो छठा नंबर चेंज होता है, छठा नंबर में जो होता है अमीनो एसिड, वहाँ पर क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, आ जाता है वेलिन। क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन आ जाता है वेलिन। क्या आ जाता है? वेलिन। तो इसी को कहते हैं कि अमीनो एसिड का या पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूशन हो गया है। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया है। रहता है कुछ, होना चाहिए कुछ, लेकिन उस बीमारी होने के बाद बदल गया। देखो बदल गया है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बीमारी होने के बाद हो गया वेलिन। क्या हो गया? वेलिन। तो नॉर्मली यही होता है सिकल सेल एनीमिया में। अब देखते हैं इसके लक्षण के बारे में कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण लिखना जरूरी नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया नॉर्मली हीमोग्लोबिन पर अटैक करता है, हीमोग्लोबिन को प्रोटीन स्ट्रक्चर बदल देता है, तो उससे ऑक्सीजन की क्षमता घट जाती है। क्या घट जाती है? ऑक्सीजन की क्षमता घट जाती है, तो पूरा ब्लड जा नहीं पाता है। मेनली इसमें होता क्या है, इसका लक्षण क्या है? ब्लड वेसल जम जाता है। ब्लड वेसल क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लड वेसल ही ब्लॉक हो जाएगा, रक्त प्रवाह होने वाली नली ही ब्लॉक हो जाएगा, तो खून कम पास होगा।
ब्लड क्या धीरे धीरे पास होगा, ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जैसे ही ब्लड का सप्लाई कमेगा, मान लो हमारे इस हाथ हाथ के पोर्शन में यहाँ पर बांध दिया जाए, तो अब उधर ब्लड का सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे का वीडियो चाहे में भी, खान सर को बहुत सारा 2200 राखी बांधा गया था, तो उनके हाथ में क्या हो गया था, ब्लड सप्लाई रुक गया था, वो बता भी रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो बहुत पेन भी होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो सिकल सेल एनीमिया का यही लक्षण है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले दो चीज़ समझाते हैं। कितना चीज़, दो चीज़। कौन कौन सा, एक नॉर्मल के बारे में और एक कैरियर के बारे में। एक नॉर्मल के बारे में, एक कैरियर के बारे में। ये नॉर्मल और कैरियर क्या होता है। नॉर्मल कहने का मतलब उसके जीन नॉर्मल है, उसका जीन नॉर्मल है, तो उससे रोग होने वाला नहीं है। कोई भी जीन हो, कोई भी एलील हो, तो उससे अगर जो कोई रोग नहीं हो रहा है, उस जीन का प्रभाव रोग पर नहीं पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल जीन हो गया। लेकिन अब कैरियर की बात करें, किसकी बात करें, कैरियर की बात करें। कैरियर क्या होता है, कैरियर से ही, जो भी कैरियर होता है उसी से संतान में, बच्चा में वो रोग जाता है, उसके पिता से वो रोग जाता है। तो वैसे पिता को क्या बोलेंगे, कैरियर। क्या बोलेंगे, कैरियर। शायद इसको वाहक भी बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं वाहक, मतलब जो रोग फैलाता है उसी को कैरियर बोलते हैं। नॉर्मल वाले से तो नहीं फैला, वो तो नॉर्मल है, तो बच्चा भी नॉर्मल होगा। लेकिन जो पिता कैरियर होगा, क्या होगा, जो पिता कैरियर होगा उसी से क्या होगा, बच्चे में जाएगा, उसी से बच्चे में जाएगा रोग। तो कहीं भी कैरियर बोले तो हड़बड़ाना नहीं है। कैरियर का मतलब जिस पिता से बच्चे में वो रोग जा रहा है, उसी पिता को कैरियर बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर सवाल किस तरह से होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोनों पेरेंट कहने का मतलब दोनों यानी कि पिता और माता, या मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल, पिता माता हुआ यहाँ पर। दोनों क्या है, नॉर्मल है, दोनों क्या है, नॉर्मल है। बट इसके जो है सिकल सेल डिजीज ट्रेट है, क्या है, सिकल सेल डिजीज का ट्रेट है। ट्रेट मतलब विपर्यासी है, विपर्यासी है। कैसा है, विपर्यासी है। HbA/HbS, ये होता है वाहक। क्या होता है, वाहक। तो यहाँ पर वाहक अभी नहीं बताते हैं, ठीक है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो दोनों मेल या फीमेल नॉर्मल, बट SCD ट्रेट होता है। तो इसमें देखेंगे परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। कैरियर की परसेंटेज, कैरियर संतान की परसेंटेज निकालेंगे। कैरियर संतान की परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें देखो हम ऑप्शन दे देते हैं। एक में 50%, बी में 25%, सी में 100%, डी में 75%। क्या आप लोग बना सकते हैं इसको, बना सकते हैं इसको? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो नहीं बनेगा तो हम बताते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों मेल या फीमेल नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, बट इसके SCD ट्रेट है। क्या है, SCD ट्रेट है। SCD ट्रेट कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों देखो क्या है, कैरियर संतान निकालना है। वो क्या निकालना है, कैरियर संतान निकालना है। तो HbA/HbS, ठीक है, इस तरह से लिख दिए, दोनों है, ठीक है। अब क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो ये HbA/HbS है, HbA/HbS है, दोनों में क्रॉस करवाना है। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, HbA/HbA, ठीक,
दूसरा में आ जाएगा HbA-HbS, और आ जाएगा HbA-HbS। अगला आ जाएगा HbS-HbS। देख लो, करके देख लो। इस तरह से क्रॉस करना सीखा ना, पूरा जेनेटिक में क्या सीखा, क्रॉस करना। तो जिस तरह से हम क्रॉस कर रहे थे उसी तरह से क्रॉस करेगा तो ये 4 केस बनेगा। कितना केस बनेगा, 4 केस बनेगा। तो 4 केस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैरियर संतान। क्या पूछ रहा है, कैरियर संतान, जिससे रोग एक दूसरे से जाने वाला है, जिससे जो रोग फैलाने वाला है। कैरियर का माने कहने का मतलब जो रोग फैलाने वाला है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। देखो ए है, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। इसका मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एगो पर ए है, एगो पर एस है, तो यही तो वाहक होता है, यही तो फैलाने वाला होता है। इससे क्या होगा, रोग फैल जाएगा, क्योंकि ये सिकल सेल से ग्रसित है। और ये तो पूरी तरह से अफेक्टेड है। ये क्या है, पूरी तरह से अफेक्टेड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैरियर संतान पूछ रहा है। तो मान लो 4 गो संतान प्राप्त हुआ। कितना तरह के संतान प्राप्त हुआ, 4 तरह के। तो 4 तरह के हुआ मतलब 100%। 4 तरह के मतलब 100%। तो इसमें से जो कैरियर है ये 2 गो है। कै गो है, 2 गो है। तो 2 गो कैरियर है, कहने का मतलब 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कि हमको बताओ अफेक्टेड संतान की प्रतिशत निकाल। इसी क्वेश्चन में यहाँ कैरियर की जगह पर क्या कर देगा, अफेक्टेड संतान का प्रतिशत निकालो। किसका, अफेक्टेड संतान का प्रतिशत निकालो। तो ये तो नॉर्मल वाला है और ये कैरियर वाला है, और देखो ये अफेक्टेड है। इसका दोनों जीन अफेक्ट हो गया है। क्या हो गया, अफेक्ट हो गया है। तो अफेक्ट कई गो संतान है, एगो। तो 4 गो में एक संतान अफेक्ट है, मतलब 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। और इसी क्वेश्चन में कैरियर संतान ना देकर यहाँ पर दे दे होमोजाइगस नॉर्मल। कैसा दे दे, होमोजाइगस नॉर्मल। तो होमोजाइगस कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों जीन एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल भी बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन मानना। तो ये देखो नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल है। और होमोजाइगस भी है, कैसा है, होमोजाइगस है। तो 4 संतान में नॉर्मल कै गो है, एगो मतलब 100% में 25%। ये भी हो जाएगा 25%। ये क्वेश्चन चेंज होगा तब होगा। पहला जो क्वेश्चन लिखे उसका आंसर 50%। अगर क्वेश्चन में कैरियर ना दे करके ये दे दे, अफेक्ट संतान दे दे, तो 25%। और अगर जो ये भी ना दे, अब बोल दे होमोजाइगस नॉर्मल, क्या बोल दे, होमोजाइगस नॉर्मल, तो भी 25%। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो घबराना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सिकल सेल एनीमिया के कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज कहने का मतलब क्या हुआ, जिस तरह की अफ्रीका में जो भी सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर पाता है। जो भी सिकल सेल हो जाता है उसमें प्लाज्मोडियम इंटर नहीं कर पाता है। लेकिन जो नॉर्मल आरबीसी है उसमें, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम इंटर कर जाता है। और बात करें कि सिकल सेल एनीमिया का कितना केस है, तो 1 मिलियन पर ईयर। 1 मिलियन पर ईयर, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो प्रति वर्ष 10 लाख केस है किसका, सिकल सेल एनीमिया का। ओके, ठीक है।